अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप ऑफ etiology। बेटा जी कल हमने डिस्कस किया था इसकी फ़र्स्ट टू टाइप्स को, हेमोरेजिक एनीमिया और हेमोलाइटिक एनीमिया। आज हम इसकी थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया। अगर हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया की बात करें तो हमारे माइंड में इजीली आ जाता है कि न्यूट्रिशन जो है वो ग़िज़ाइयत से रेलिवेंट है, मतलब जो हमारी खुराक में कमी होती है ड्यू टू समथिंग्स, वो जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में आती हैं। यहाँ हम थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से जो हमें खून में कमी होती है। देखें यहाँ जो हमने कहा वो सब्सटेंस जो कि ज़रूरी होते हैं एरिथ्रोफाइटोसिस के लिए। एरिथ्रोफाइटोसिस के लिए जो सब्सटेंसेस ज़रूरी होते हैं, अगर हम उसे इनटेक नहीं कर रहे होते तो फिर हमारी बॉडी में एनीमिया की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उन सब्सटेंस की बात करें कि वो सब्सटेंस कौन से हैं जो हमें एरिथ्रोफाइटोसिस के लिए ज़रूरी हैं और इनका होना भी हमारी बॉडी में ज़रूरी है, तो बेटा जी हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी, मतलब आयरन की वजह से जो हमें एनीमिया में कमी होती है, मतलब खून में हमें कमी होती है। और प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब प्रोटीन की वजह से जो हमें एनीमिया होता है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ये थी हमारे पास 4 मेन टाइप्स जो एरिथ्रोफाइटोसिस के लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होती हैं। सबसे पहले हमने आयरन की बात की, फिर हमने प्रोटीन की बात की, देन हमने फॉलिक एसिड और विटामिन B12। जो आज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिसमें हमने सबसे पहले ये बताया कि एरिथ्रोफाइटोसिस के लिए जो चीज़ें कंपल्सरी होती हैं वो कौन कौन सी हैं जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर हम उन सब्सटेंसेस की बात करें तो उनमें सबसे पहले आयरन आ जाता है, उसके बाद प्रोटीन्स आ जाते हैं, विटामिन B12 आ जाता है और फॉलिक एसिड आ जाता है। अब हम इनके काजेज़ को डिस्कस करेंगे। काजेज़ इनके क्या हैं, आयरन के, प्रोटीन्स के, B12 के और फॉलिक एसिड्स के। अगर हम काजेज़ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयरन डेफिशिएंसी में देखेंगे। काजेज़ हैं जो आयरन डेफिशिएंसी के, वो कौन कौन से एनीमिया में। सबसे पहले लॉस ऑफ ब्लड, मतलब आपके खून में कमी, पुअर अब्जॉर्प्शन होती है आयरन की इंटेस्टाइन में। उसके बाद इंटेस्टाइन कहते हैं आंतों को। तो उसके बाद है इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन इन कंडीशन ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोइंग के लिए, मतलब हमारी बॉडी में इसकी डिमांड होती है आयरन की। बच्चे की लेंथ हो, बच्चे की हाइट हो कि वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, उसके लिए भी इसकी डिमांड होती है। ये थे हमारे पास काजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। लॉस ऑफ ब्लड, पुअर अब्जॉर्प्शन आयरन इंटेस्टाइन और इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन कंडीशन ऑफ ग्रोथ। उसके बाद है हमारे पास सेकंड काजेज़ ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि हमारे पास सेकंड नेसेसरी सब्सटेंस था एरिथ्रोफाइटोसिस का। हम बात करें काजेज़ ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया की, अगर इसमें सबसे पहले हम काजेज़ देखें तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो लार्ज इन साइज़ हो जाते हैं और उसके बाद लेस कलर होते हैं। अगर हमारी बॉडी में कमी आ जाती है प्रोटीन की तो हमारी बॉडी में ये लेस कलर हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स है, RBC मीन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स इनकी क्या होती है, ये लेस कलर हो जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास काजेज़ ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब B12 की जो डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है वो कौन कौन से काजेज़ हैं उसके। सबसे पहले बेटा जी प्रॉपरली अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता। अगर अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद है इंटरनल जो स्पेशल आपके पास प्रोटीन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। जब आपके इंटरनल स्पेशल प्रोटीन्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, पैदावार ही नहीं हो रही, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। फर्दर है हमारे पास काजेज़ ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर हम फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करें तो ये मेन थिंग होती है फॉलिक एसिड। और बेटा जी मतलब स्पाइनल हो या ब्रेन कॉर्ड हो, स्पाइनल कॉर्ड हो या ब्रेन हो आपके पास, वो इजीली डेवलप नहीं कर पाता। अगर ज़ाहिर बात है हमारा इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ब्रेन ही ठीक नहीं होगा, डेवलपमेंट का प्रोसेस ही ठीक से नहीं होगा, तो हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लाइफ में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से
हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है। जब ब्रेन वर्क नहीं करेगा, स्पाइनल कॉर्ड वर्क नहीं करेगी, तो ज़ाहिर बात है इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक का मीन होता है लंबे अरसे तक। कल भी मैंने आपको बताया था कि क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं, या लास्ट लेक्चर में आपको मैं इन्फॉर्म कर चुकी थी, क्रॉनिक डिजीज़ जो लॉन्ग टर्म तक इंसान की बॉडी में सर्वाइव करती हैं, या कोई भी इंजरी हो जाए या कोई आपको ऐसी डिजीज़ है जो लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है, कोई 1-2 हफ्ते का प्रोसेस नहीं होता, लॉन्ग टर्म तक का प्रोसेस होता है, ये है हमारे पास क्रॉनिक डिजीज़। अगर हम इसको सिंपली वर्ड्स में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं ये इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे एसिडी कहते हैं। एसिडी जो होती है बेटा जी, मतलब यही चीज़ है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ एसिडी। उसके बाद लिखा हुआ है काजेस और कंडीशंस जो कि लीड करती हैं एसिडी तक, मतलब एनीमिया को क्रॉनिक सिचुएशन तक जो लेके जाती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हुआ है नॉन इन्फेक्शंस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एस्थमा हो जाता है, स्वेलिंग्स हो जाती हैं, या फिर पेन फील होता है, ये सारी हैं इसकी टाइप्स। इन्फेक्शनल इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की एस्थमा, स्वेलिंग, पेन, ये सारी हैं नॉन इन्फेक्शनल, जो ये क्रॉनिक सिचुएशन तक जा सकती हैं। उसके बाद देखिए बेटा जी, अगर पेन मुसलसल होता रहेगा तो ये क्रॉनिक सिचुएशन में जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, फिर मे बी 2 हफ्ते से 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते। फिर ये जो स्वेलिंग है ये भी लॉन्ग प्रोसेस। एस्थमा का प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म तक आपको चलता है, तो ये भी क्रॉनिक सिचुएशन में होगा, जो कि नॉन इन्फेक्शंस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। उसके बाद हमारे पास है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अगर हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है हमारे पास, ये इसमें आपके पास सडनली अटैक हो सकता है आपके जॉइंट्स पर, जो लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। हम पर, हमारी बॉडी पर या किसी भी जॉइंट्स पर जब सडनली अटैक होता है और लॉन्ग टर्म तक चले जाता है, तो वो भी क्रॉनिक सिचुएशन में होता है। क्रॉनिक सिचुएशन में जब ये आएगा तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। लॉन्ग टर्म तक आपको जब जॉइंट्स पेन रहते हैं तो आपके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। फर्दर है लिवर साइरोसिस। लिवर साइरोसिस में परमानेंटली आपका लिवर डैमेज हो जाता है। यहाँ बेटा इतनी स्प्लैशेस आ चुकी होती हैं कि आपका लिवर सही से वर्क आउट नहीं कर रहा होता। जब लिवर सही से वर्क नहीं कर रहा होता तो आपकी जो लाइफ होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है स्पेंडिंग के लिए। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन को बेटा जी आपको छोटी मोटी डिजीज़ से भी लंबे अरसे तक हो सकता है। ये लाजमी नहीं कि आपको सडनली हो जाता है, मतलब ये आपको पहले छोटी सा कोई इन्फेक्शन होना, लाइक आपको कोई पिंपल निकलना, उसके ऊपर रैशेज़ हो जाना, फिर वो पर्पल कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, उससे ब्लड निकलना, फिर आफ्टर टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहना, फिर वो एक लंबे अरसे तक उसका चले जाना, मतलब कोई 6 मंथ्स, 8 मंथ या 12 मंथ। तो ये जो सिचुएशन होती है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की होती है। या फिर हमारे किडनी प्रॉब्लम जो लॉन्ग टर्म तक चली जाती है, वो भी क्रॉनिक सिचुएशन में आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास अगर वही कोई पेप्टिक अल्सर हो गया, या आपके स्टमक में कोई भी अल्सर हो जाता है, या आपके इंटरनल कोई भी अल्सर हो जाता है, वो क्रॉनिक सिचुएशन तक पहुंच जाता है। वो भी अगर लॉन्ग टर्म तक आप उसकी केयर नहीं कर सकते या मेडिसिन नहीं यूज़ करते, या फिर हमें कोई इन्फेक्शन इंटरनल हो जाता है, तो उससे वो सिचुएशन कैंसर तक पहुंच सकती है। लाजमी नहीं कि क्रॉनिक डिजीज़ जो होती हैं वो लिवर इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देती हैं या कैंसर ही करती हैं। सम टाइम छोटी छोटी डिजीज़ भी क्रॉनिक सिचुएशन तक पहुंच जाती हैं जो लॉन्ग टर्म तक लेते हैं। लेकिन जैसे कि एलर्जी है, एलर्जी हमें लॉन्ग टर्म तक ले सकती है, लेकिन मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि इससे हमें कैंसर हो जाएगा। मतलब कुछ छोटी डिजीज़ भी होती हैं जो क्रॉनिक सिचुएशन को पहुंच जाती हैं, और कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं वो हमें कैंसर की हद तक भी ले जाती हैं और हमारे लिवर को पूरा डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, डैमेज कर देती हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ के कौन से सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली बीमारी हमें क्रॉनिक सिचुएशन तक आ गया है, मतलब हमें इतनी रेयर है तो ये वाली जो डिज़ीज़ है क्रॉनिक सिचुएशन में आ गया है। तो हमारे पास सबसे पहले है आइज़ येलोइश, मतलब हमारी आँखों का जो कलर है वो येलो हो जाएगा। फैटिज, आपको थकावट होना शुरू हो जाएगी, सांस लेने में आपको तंगी आएगी। डेजिंगनेस, मतलब चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। मस्कुलर वीकनेस, आपके मसल जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे।
आपके मसल्स पेन होंगे, दुखते रहेंगे हर वक्त तक। बेटा जी जब वो हर वक्त ये दुखना शुरू हो जाएंगे या पेन आप फील करेंगे तो वो मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी। एंजाइना टाइप, एंजाइना मतलब आपको हार्ट पेन उठता है, वो बार बार दर्द का उठना, ये भी क्रॉनिक सिचुएशन तक चला जाता है। स्किन कोल्डनेस, आपकी जो स्किन है वो ठंडी हो जाती है। उसके बाद पेलनेस, बेटा जी आपका कलर पीला होना शुरू हो जाता है। हेडेक अक्सर रहता है और आपकी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो सकती है। जब आपके ये सारे प्रोसेस होते हैं तो मतलब ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं क्रॉनिक डिजीज़ के हैं, जो कि हमें ये ACD तक ले जाते हैं, मतलब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ का बायस बनते हैं। अगर हमें इनमें से सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो ये हमें क्रॉनिक डिजीज़ लग रही है, मतलब एनीमिया की है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो या समझना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे।